सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और रिएक्ट करने वाले हैं कुछ हॉरर वीडियोस पे जो है आई एम रॉकर की तरफ से। और वो बहुत ही भयंकर और डरावनी एनिमेशंस बनाते हैं। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से पहला कंटेंट है, बिकॉज जब से मेरा ये चैनल हुआ तब से मैं फर्स्ट टाइम अभी इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं शॉर्ट्स ही डाला करता था। तो अभी वो जो चैनल का और प्रोफाइल पिक्चर का मैंने जो अनाउंसमेंट डाला था ना कि वो बदल सकता है, तो वो अब नहीं बदलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। हम उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, चलो भाई इसी पे अभी प्रोग्रेस करते हैं। तो अभी शुभम जी भी आपको टेक्निकल कंटेंट देते रहेंगे और मैं आपको एंटरटेनिंग कंटेंट देता रहूँगा। तो चलो यार, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। ओके, तो हम अपनी ये पहली एनिमेशन के साथ आ चुके हैं और ये है आई एम रॉकर की तरफ से और नाम है 3 अबैंडन्ड प्लेसेस हॉरर स्टोरीज एनिमेटेड। तो ये है 25 मिनट्स की। हम 25 मिनट्स नहीं रुक सकते, हम शायद मुश्किल से ही 6 से 7 मिनट बना सकते हैं। बाकी पार्ट 2 बनाएंगे इस वीडियो का। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में जाओ कि हाँ पार्ट 2 लिख दो मेरे कमेंट के रिप्लाई में, तभी मैं डालूंगा पार्ट 2 को। कब पता चला आप लोगों को पसंद ही नहीं आया, मैंने डाला, क्या फ़ायदा हुआ। और यार हम 1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब हैं यार, जल्दी पहुंचा दो। आप लोग अनसब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने के बजाय, हमें जल्दी पहुंचा दो ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला पाएँ। ठीक है, तो चलो अभी बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मैं भी ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा ताकि आपको वीडियो देखने में कोई तकलीफ ना हो। मैं एक बाड़े में पला बड़ा हुआ। मेरे मम्मी पापा कंट्री साइड में किसान थे और मैं उनकी मदद करते करते ही बड़ा हुआ जहां तक मुझे याद है। गाय का दूध निकालना, मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना, झाड़ियां उठाना और वो सब। हाँ, जनरली फार्मिंग में यही सब तो होता है और ये बंदा भी वही सब कर रहा है। तो अभी अभी तो कुछ अजीब नहीं है। हम कंट्री के लोग ऐसे काम की बहुत वैल्यू करते थे। मेरे मम्मी पापा पुराने जमाने के थे। वो तो आजकल ऑलमोस्ट सभी हैं पुराने ज़माने की थॉट्स वाले, बट जो एजुकेटेड है वो नहीं है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पुराने ज़माने की थॉट्स वाले होते हैं, पर कुछ होते हैं जो अभी न्यू टाइम की थॉट्स के साथ भी होते हैं। तो चलो अभी आगे देखते हैं। ज्यादातर मेरे पापा वो ऐसे आदमी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि गलती करने पर पिटाई करने और चाइल्ड अब्यूज में क्या अंतर था। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, ये थोड़ा अजीब है। मैं शरारती बच्चा नहीं था, पर थोड़ा बिडौल था। एक दिन मैंने काम करते हुए गलती से दूध की बाल्टी गिरा दी और मेरे पापा ने मुझे लेदर बेल्ट से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। नहीं यार, ये तो गलत हुआ। अब वो बंदा अगर काम कर रहा है, उससे गलती हो गई और उसके हाथ से दूध गिर गया, तो उसके पापा ने उसे इतना मार दिया कि वो बेहोश हो गया। ये तो गलत हुआ ना। अब देखो, उसने गलती से गिराया और उसके पापा पुरानी थॉट वाले, उन्हें तो पता नहीं है चाइल्ड अब्यूज होता क्या है, तो उन्होंने वही कर दिया। अभी यहाँ पे देख लो आप। और मेरी मम्मी बेचारी दूर से देखती रही। ऑफ कोर्स यार, जब भी हम सारे पिटते हैं तो पापा पापा लोग को रोकने वाला कौन है अगर हमारी पिटाई शुरू हो गई, बताओ। बाद में मैं अपनी लापरवाह फैमिली से थक हार गया था और खेत से निकल के अपने लिए शहर में नई दुनिया बसाने चल दिया। मेरे मम्मी पापा देखो यार, ये नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप लोग कहीं से अपने घर पे तंग आ रहे हो तो ऐसे घर छोड़ के जाओगे क्या कभी? ये थोड़ा गलत हो गया। ने इजाजत नहीं दी, पर वो मुझे रोक नहीं सकते थे। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैं अपनी सस्ती सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर खेतों से निकल गया और कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। मैं बस अपने मम्मी पापा के लिए एक नोट छोड़ के गया था जिसमें लिखा था कि मैं आप लोगों से बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरा उनके साथ कोई खास रिलेशनशिप नहीं था। मैं सालों साल वापस खेतों में नहीं गया कि एक दिन 15 साल बाद मेरे छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट को किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि ज्यादा ओके, अब मुझे डर लग रहा, अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार। लोग मुझसे मिलने नहीं आते थे क्योंकि मेरी खून पीने वाली जॉब के बिजी शेड्यूल की वजह से। एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने एक हाथ में ब्राउन रंग का ब्रीफ केस लिए मेरे दरवाजे पर खड़ा था। पहले मुझे लगा शायद ये कोई सेल्समैन है और मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा। हाँ, वैसे घरों के सामने जनरली आते रहते हैं सेल्समैन, इसमें कोई खास बात नहीं, पर डर तो लग रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। हाँ, और मैं उसी समय थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं अभी पूरे हफ्ते के दिमाग खराब कर देने वाले काम से उभर ही रहा था और ये मेरी छुट्टी का दिन था और मैंने सोचा मैं कुछ भी कर सकता था बिना अपने मैनेजर के मेरे सर पर मंडराए। देखो भाई, तुम जो कुछ भी बेच रहे हो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। मैं उसके बाद दरवाज़ा बंद करने लगा और दरवाज़ा बंद नहीं हुआ क्योंकि उस आदमी ने दरवाज़ा अपने पैर से रोक लिया था। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ बच्चे, उस आदमी ने कहा।
उसकी आवाज शांत थी पर कुछ थकी हुई सी। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अचंभित होकर मैंने दरवाजा ओके, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। ओके, ठीक है। वापस खोला पर अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रखा। कोई मुझे ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्यों हायर करेगा? उस आदमी के भाव गंभीर हो गए। ये तुम्हारे माँ बाप के बारे में। ओह अच्छा, हाँ वही माँ बाप जिसको ये 15 साल पहले छोड़ के यहाँ आ गया था। उसने उदासी भरी आवाज में कहा। उसके बाद जो उसने बताया उससे तो जैसे मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़कर चली गई हो। उसने बताया आत्मा बॉडी को छोड़ के चली गई तो जिंदा कैसे है बेटा तू? कि मेरे पापा की 3 साल पहले डेथ हो गई थी और दुख की वजह से मेरी माँ पागल हो चुकी है और रिसेंटली उन्हें एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है, उनकी और सबकी सुरक्षा के लिए। मेरे पापा के मरने और मेरी मम्मी के पागल हो जाने की खबर सुनकर मेरी मम्मी के लॉयर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया मुझे ढूंढने के लिए, ताकि खेत की जमीन मेरे नाम ट्रांसफर हो सके। ओके, अब थोड़ी ये स्टोरी अब इंटेंस जा रही है और मेरे को थोड़ा थोड़ा डर बढ़ता जा रहा है मेरा। आगे के कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। ये कंफर्म करने के बाद कि मैं कौन हूँ, वो इन्वेस्टिगेटर मेरी मम्मी के लॉयर को लेके आया ताकि मैं पुराने फार्म को अपने नाम करने के लिए साइन कर सकूं। उसने जहां जहां कहा मैंने वहां वहां साइन किया और उन दोनों ने मेरे साथ शोक मनाया और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। मुझे उस पुराने फार्म में फिर से जाने के लिए हिम्मत बटोरने में 1 हफ्ता लगा। उसके बाद मैंने अपने बॉस को फोन किया और कहा कि मैं 1 हफ्ते ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं 10 साल में पहली बार अपनी उस पुरानी गाड़ी में फार्म जाने के लिए बैठा। जब मैं वहां पहुंचा उस जगह की हालत बहुत खराब हो रखी थी। ओह शिट, ये पूरा अबैंडन प्लेस बन गया। ये रियली एक अबैंडन प्लेस है। तो अब यहाँ पे हॉरर स्टोरी के नाम से ये स्टोरी मैच कर रही है 100%। मेरे पापा की वजह से उस जगह की गंदी यादें होने के बाद भी वो मेरे बचपन का घर था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फसलों के ऊपर अनचाहे पौधे उग गए थे। जो बचे कुचे सुअर थे खेत में वो भी बहुत पतले और सूख गए थे। ओहो, मतलब जानवरों की कंडीशन ऑफ कोर्स खाना ना मिलने से खराब हो गई। 15 साल विदाउट फूड, सोचो। यह कोई चमत्कार ही था कि वो अभी भी जिंदा थे। उनका चारा डालने वाले बर्तन पूरी तरह से खाली थे और उनमें मिट्टी जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय से उन्हें किसी ने छुआ भी नहीं है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वो कैसे जिंदा रह गए हैं जब कोई उन्हें खिलाने वाला ही नहीं है। फिर मैंने देखा एक छोटे सुअरों का झुंड कोने में खड़ा कुछ चबा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखना चाहा वो क्या कर रहे थे और बहुत ही अजीब सा लगा जब जाना कि वो क्या कर रहे थे। वो एक पुराने सुअर की लाश के आसपास खड़े हुए। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सुअर 15 साल भूखे रहकर एक खूंखार या फिर आदमखोर जानवर बन गए हैं। और भूखों की तरह उसकी चमड़ी और हड्डियां खा रहे थे। ऑफ कोर्स यार, 15 साल से किसी को खाना नहीं मिला, उसे तो जो मिले वो खा ले यार। सुअर अपने आप को जिंदा रखने के लिए आदमखोर बन चुके थे। मैं घृणा में वहां से गायों को देखने चला गया। वो हमेशा की तरह चारा चर रही थी, पर वहां एक मरी हुई गाय सड़ रही थी और उसके ऊपर बहुत सी मक्खियां बैठी हुई थी। उसकी जो हालत हो रही थी वो देख के मैं बता नहीं सकता कि ये बूढ़ी एज में मरी है या किसी का शिकार बनी है। ये सब पचाने में कुछ वक्त लगा। फिर मैं फार्म हाउस में चला गया अपना दिमाग ठीक करने और वहां भी देखा कि पूरी जगह तहस नहस हो चुकी थी। सब चीजों पे मिट्टी लगी हुई। हाँ, ये हो सकता है कि इसके घर पे या तो किसी ने अटैक किया होगा या फिर अब इसे 15 साल तक ना यूज होने की वजह से इसे ये अबैंडन्ड हो गई है या फिर थी और हर अंधेरे कोने में जाले लगे हुए थे। सिंक में सड़ने के लिए गंदे बर्तन भी पड़े हुए थे। लॉयर के हिसाब से मेरी माँ इसी घर में रहती थी पागल खाने जाने से पहले, जो कि 1 महीने पहले की बात है। तब भी वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे सालों से अबैंडन्ड हो। मैं बस मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरी लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मम्मी ने पापा की डेथ के बाद इस जगह का ध्यान रखना छोड़ दिया होगा। मेरी मम्मी पापा का बेडरूम भी बहुत गंदा पड़ा था। कपड़े सब जगह फैले पड़े थे और जबरदस्ती ड्रॉर्स में घुसाए हुए थे। पूरे घर में जो जगह सबसे ढंग से रखी थी वो मेरा पुराना बेडरूम था। देखो यार, इसलिए कहते हैं पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। देखो, उन्होंने भले ही अपने बेटे को पीटा मारा, पर उन्होंने कुछ गलत मकसद से तो ये सब किया नहीं, वो कुछ मकसद से ही किया। तो देखो यार, उनके पेरेंट्स ने क्या किया ना, भले ही उनके कमरे बिखरे हुए थे,
पर उसकी याद में उन्होंने इसका कमरा वैसे सजा के रखा हुआ है अभी तक। देखो वो जगह बिल्कुल साफ थी, बस कुछ जगहों पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। वो मेटल म्यूजिक के पोस्टर्स जो मैं बचपन में लगाया करता था, और बुक शेल्फ जिसमें एडवेंचरस किताबें थी जो मैं अपने साथ नहीं ला पाया, बिल्कुल वैसे की वैसा। ऐड आने वाला है तो मैं भी थोड़ा कट कर रहा हूँ वीडियो। ओके तो यार वापस आ गए हम अपनी वीडियो पे। मरने से पहले जो मैंने गुड बाय लेटर लिखा था वो भी वही का वही पड़ा था। मुझे उस पर कुछ गीले निशान दिख रहे थे जो पहले उस पर नहीं थे। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये अभी गीले निशान या तो जब उसके पेरेंट्स ने देखा तो वो लोग रोए होंगे जरूर, या तो ये गीले निशान उनके आंसू के हैं, या तो ऑफ कोर्स सब कोई भूतिया चीज होने वाली है। मेरी माँ के आंसू नहीं हैं। अपने बचपन के बेड पर बैठा मैंने भारी दिल के साथ रियलाइज किया कि फार्म में जितनी भी चीजों की हालत खराब है, मेरी मम्मी ने उनमें से सिर्फ मेरा कमरा ढंग से रखा। मन ही मन वो शायद मेरी बहुत चिंता करती थी। ऑफ कोर्स करेंगी यार। तब भी शायद जब वो मेरे पापा को मुझे बचपन में मारने से ना रोक पाई, मैंने वहीं के वहीं डिसाइड किया कि मैं फार्म को ठीक करूंगा ताकि जब भी वो वापस आए ये ठीक ठाक लगे। जब हाँ अभी अपने आप को प्रूव कर रहा है कि एक अच्छा बेटा है। भी डॉक्टर्स को लगे कि वो घर जाने के लिए ठीक है। मैंने अगले दिन फार्म को ठीक करने में और सूरों को खाना खिलाने में बिताया। इतने सालों में उनका पहला ढंग का खाना। मैंने उस गाय की लाश को भी खेत में ही जलाकर खत्म कर दिया। वैसे तो एक मरी हुई गाय को खाद बनाया जाता है, पर मैं कह नहीं सकता कि वो किसी बीमारी के। ये खाद बनाना विदेश में होता है, हमारे इंडिया की प्रथाएं ऐसे ही करती हैं, हमेशा रिस्पेक्ट से सबको एकदम, क्या बोलूं। कारण मरी है या नहीं, और फिर मैं खराब खाद बनाने का रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। मैं एक फोल्डिंग चेयर पर बैठा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उस गाय को जलते देख रहा था, और एक शिकारी राइफल मेरे पीछे पड़ी थी। अगर वो गाय किसी जंगली जानवर द्वारा मरी हो तो मैं रेडी रहना चाहता था अगर वो वापस फार्म पे और गाय को मारने आता। मैं शायद उस आग को 1 घंटे तक देखता रहा कि तभी मुझे अपनी आंख के कोने में कुछ दिखा। सूरज तब तक डूब चुका था और मैं सिर्फ उस जलती हुई आग को देख पा रहा था। आग की जलती हुई रोशनी से जो दिख रहा था, मैं कह सकता हूँ कि वो जो कुछ भी था दूर से मेरी तरफ आ रहा था। रात के अंधेरे में मुझे समझ ना आ पाया कि वो क्या था, पर जितना भी धुंधला सा दिख रहा था वो शायद कोई जानवर सा था। भाई भाई साहब मेरे को डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है ना जब रिजल्ट आता है ना, और उसमें यार अगर आपको लगता है कि यार मार्क्स कम होंगे, वैसा डर लग रहा है मेरे को इस वक्त। रोंगटे भी खड़े हो गए, गंदे वाले यार, बहुत गंदे वाले। मुझे लगा वो कोई भेड़िया है, तो मैंने अपनी शिकारी राइफल उठा ली और उस पर शूट करा। मैंने अंधेरे में उसे मारने का सोचा नहीं था, मैं बस उससे बंद। एक सेकंड, इसने जब गोली चलाई तो लड़की की चिल्लाने की आवाज क्यों आई? मतलब इसने किसी ह्यूमन को शूट किया या फिर वो भूत ने आवाज निकाली? धूप की आवाज से डराना चाहता था, पर जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया, मुझे वो जो भी था उसके जमीन पे गिरने से पहले दर्द में कराहने की आवाज आई। पर जो आवाज उसने निकाली वो किसी जानवर की नहीं थी। जब मैंने पहचाना कि ये किसी मनुष्य की आवाज है, मेरी आंखें डर के मारे फट गई, और जब मैं उसके पास पहुंचा, मेरा उस डरावने सच के साथ सामना हुआ। जमीन पे गिरी उस बूढ़ी औरत की छाती में बुलेट लगी हुई थी। उसके बाल बहुत बड़े और गंदे थे, इतने गंदे कि मुझे अंधेरे में लगा किसी जानवर के बाल हैं। उसने जो पहना हुआ था वो एक लाइट ग्रीन कलर की ट्यूनिक थी, और साथ ये हॉस्पिटल के कपड़े हैं जैसा कि मुझे पता है, और इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये इसकी मम्मी है 15 साल पहले वाली, जब बूढ़ी और पागल हो चुकी है। ये फार्म हाउस पे आई थी पर इसने इसे गोली मार दिया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ही मैचिंग पैंट, ऐसी जो कोई एक पेशेंट शायद हॉस्पिटल में पहनता है। मैंने कहा था। 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं वापस अपने होश में आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। मुझे ओके तो इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको इस सीरीज के पार्ट 2 में। अगर अच्छा लगा तो बता दो कमेंट में आपको और पार्ट चाहिए इसका या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मना कर दो। वैसे इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है आई एम रॉकर चैनल को। सो यार प्लीज मुझे कॉपीराइट मत देना, और वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ फेयर यूज, इसका मतलब मैं इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।